हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आपने एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं से पढ़ लिया होगा, तो आपको क्वेश्चन से चाहिए हेल्प के लिए कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको पूरे के पूरे आंसर्स भी मिल जाए, एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी मिल जाए। आप बिल्कुल सही जगह आए हो और मैं आपको यह इसके जितने भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए सबको सबके सब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आपको उसका सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमें, मैच द फर्स्ट कॉलम विथ अप्रोप्रिएट एंट्रीज इन सेकेंड एंड थर्ड कॉलम्स एंड रीमार्क द टेबल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, यानी कॉलम 1 का आंसर कॉलम 2 में से कोई होगा और कॉलम 2 में जो आंसर आएगा वो कॉलम 3 से होना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पे दिया गया है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और ये जो है यानी कि ऐसा लगाने की जगह हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर इसके सामने देखेंगे और इसका आंसर जो रहेगा उसके सामने देखेंगे, जस्ट लाइक इस तरह। यहाँ आपको प्रॉपर्ली आंसर दिखाया गया है, यानी कि कॉलम 1 में जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि नेगेटिव वेलोसिटी, तो कॉलम 2 में इसका आंसर हो जाएगा कि द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, और कॉलम 3 में इसका आंसर हो जाएगा अ व्हीकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड्स। ओके। सेकेंड दिया गया है आपको पॉजिटिव वेलोसिटी, तो इसका आंसर लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, और थर्ड में इसका आंसर हो जाएगा अ कार इनिशियली एट रेस्ट रीच ए वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। थर्ड है जीरो एक्सेलरेशन, तो कॉलम 2 में इसका आंसर होगा द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड कॉलम 3 में इसका आंसर आएगा द व्हीकल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो ये आपका जो मैच द टेबल है, एक तरीके से इसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है। एग्ज़ाम में आपने कैसा करना है, सेम ऐसे ही आंसर लिखना है कि इसका आंसर इसके सामने और फिर जो भी इसका आंसर है उसको उसके सामने ही लिखना है, जिस तरीके से आपको टेबल में दिख रहा है। क्योंकि मैंने किसी में भी आपने जैसे कि बहुत पहले जब आप जो छोटी क्लासेस में थे, इवन 5th 6 जो प्राइमरी सेक्शन होता है, जब आप उसमें होते थे तो क्या करते थे कि ए का आंसर अगर सी है तो हम ऐसे लगाते थे, उसे मैच करते थे, है ना, थर्ड है तो। लेकिन अभी क्या होता है कि जो आपका आंसर ए का आंसर उसके सामने ही हम लिखते, क्यों? बिकॉज जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और आपको पूरे मार्क्स दे, इसीलिए आपका आंसर ये तरीका जो होता है वो राइट होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले ना देखो यहाँ पे द वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया गया है, उसे हम लोग देख लेते हैं। ओके। ये आपकी शायद कुछ हेल्प कर जाए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपको पूछता है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाने के लिए, तो ये बहुत इजी है, आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ ही लिया होगा, बस थोड़ा सा देख लो। ओके। तो सबसे पहला एक देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे दिखाया गया वेलोसिटी और टाइम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंक्रीजेस। पॉजिटिव में देखा क्या हमने देखा कि इंक्रीज़ होता है, और इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, डिक्रीज़ होगा, और इसमें ज़ीरो में क्या होगा, पूरा दोनों इक्वली रहेंगे, ठीक है, टाइम और वेलोसिटी। ओके। तो ये हो गया हमारा टाइम का और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्लेरिफाई द डिफरेंसेस। पहला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स, एंड दूसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके। तो आंसर देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस रिफर टू हाउ मच लेंथ एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन, एंड डिस्प्लेसमेंट रिफर टू हाउ फार आउट ऑफ प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज। इट इज़ द ऑब्जेक्ट्स ओवरऑल चेंज इन पोजिशन। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड नॉट ऑन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ये जो डायग्राम पहले वो बनाएंगे, फिर लिखेंगे इन द अबव डायग्राम ए बी इज़ द डिस्टेंट, ए सी डी बी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, वेयर्स displacement is a vector quantity as is has both magnitude and displacement। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो ये है ना, इसको याद रखना है, क्यों? क्योंकि देखो जो आपका डिस्टेंस होता है उसके पास स्केलार क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है आपका उसके पास वो है ना आपका वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि वेक्टर के इसके पास ना आपको मैग्नीट्यूड भी रहता है और डिस्प्लेसमेंट रहता है, इसीलिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो इसका ये स्केलार क्वांटिटी, सॉरी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका स्केलार क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ना कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड वाला जो आपका डिफरेंस है,
सेकेंड है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला पॉइंट लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिलाइज ऑन वेदर द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज चेंजिंग और नॉट। If the velocity of the object changes to particular rate, then the motion is uniform, but if it is increases or decreases at different point of time, then this movement is called as non-uniform motion. Second point लिखेंगे, in uniform motion the object cover equally distance in equal time interval. In non-uniform motion object covers equal distance in unequal time intervals. यहाँ पे आपको दिखाया गया डिस्टेंस इंच मीटर में दिया गया है और टाइम यहाँ पे मिनट में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिखाया गया और नीचे आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिया गया है। तो इवन आपको अगर ये इस तरीके से आता है तो आप ये दोनों बना दो तो और आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, एंड पिछले वाला जो हमारा डिफरेंस था जिसमें मैंने स्केलर और इसमें थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि है ना साउंड स्लिप की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। एक तरीके से टंग ट्विस्टर हो गया था वहाँ पे स्केलर में और वेक्टर में, ठीक है। तो उसके लिए वेरी सॉरी, ओके। बट ये आंसर भी आपको समझा, वो भी समझा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना, ओके। थर्ड है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको यहाँ पे कहीं कहीं या मिसिंग्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बस आपको फिल करना है और कुछ नहीं। तो मैं डायरेक्टली बता दूँ नहीं, मैं आपको ना सॉल्व करके दिखाऊंगी, बस आपको क्या करना है जहाँ पे फिल कर लेना है, लेकिन आपको समझ लेना है, ठीक है। चलिए बता देती हूँ। ओके, सो हियर यहाँ पे फर्स्ट टेबल जो है आपका दिया गया है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। पहला क्या दिया गया है, v इक्वल यू प्लस ए टी, ठीक है, ले लिया। ओके, हियर v equal final velocity u initial and a is acceleration at t is a time in the first table from first row v equal, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करो इस तरीके से, इतना कौन एक्सप्लेन ये बता रही हूँ मैं, ठीक है आपको। एंड यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। 12 यहाँ पे यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड प्लस करेंगे तो आ जाएगा v इक्वल यहाँ 14, यानी कि यहाँ पे आपको 14 लिखना है। एंड देन यहाँ पे जो आपका लास्ट है u, ये आ जाएगा सेकेंड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉल्यूशन आपको करके दिखाया गया है, बस आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के से देख लेना है अच्छे से कि कैसे सॉल्व हुआ है, बस। ओके, सो सेकेंड टेबल पे चलते हैं। ओके, फर्स्ट टेबल हो गया, सेकंड में है आपको दिया गया सेम पहले वो जो बेसिक है कि u इनिशियल है, v फाइनल है, t टाइम है, a एक्सीलरेशन है, ये सब लिखना है, ठीक है। देन यहाँ पे सॉल्यूशन फिर करोगे आप तो यहाँ पे s का आपका जो खाली जगह मिला हुआ है यानी s यहाँ पर आ जाएगा आपको 69 मीटर, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड रो में जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे खाली नज़र आ रहा है तो आप वहाँ पे लिख दोगे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सिर्फ नंबर 8 लिखना है, ऑलरेडी यहाँ पे इसकी यूनिट्स लिखी हुई है, ठीक है। चलो थर्ड टेबल पे आते हैं। तो तीसरा टेबल हमारा लास्ट टेबल बचा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट रो में खाली दिया गया एस, तो एस इक्वल आ जाएगा आपका 1.5 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। और सेकंड यहाँ पे u दिया गया तो u का लिखेंगे हम लोग माइनस में आएगा ये 8.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड नहीं लिखना, उसकी यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है तो यहाँ पे सिर्फ 8.6 ही लिखना, डन। तो ये हो गया तीनों टेबल कंप्लीट। ओके, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस एंड एक्सप्लेन देम। ओके, तो पहला है ए है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और आपको बोला एक्सप्लेन भी करना है साथ में, तो हम इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे कि एज इन द गिवन फिगर पॉइंट ए पॉइंट बी इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये पूरा हो गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो लिखेंगे द डिस्टेंस इज़ नॉट सेम एज डिस्प्लेसमेंट, इन फैक्ट द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओके, सेकेंड दिया गया था आपको कि डिसेलरेशन इज डैश एक्सीलरेशन, तो क्या लिखेंगे, डैश में खाली जगह में ब्लैंक में नेगेटिव। एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि एक्सीलरेशन मीन्स इंक्रीजेज इन वेलोसिटी एंड फॉर द डिक्रीजेज इन वेलोसिटी वी हैव अनदर टर्म कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन और डिक्लेरेशन, ठीक है। यानी कि डिक्लेरेशन को ही नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है।
या नेगेटिव को ही डिक्लेरेशन बोलते हैं। एसिलरेशन का उल्टा हो जाता है डिक्लेरेशन, यानी कि नेगेटिव। एसिलरेशन का मतलब हो जाता है पॉजिटिव में आना। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, तो ये ग्राफ भी आपको बता देने हैं। ठीक है, सेकेंड वाला भी हो गया, थर्ड पे चलते हैं। सी आपको दिया गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये ऑन करना पड़ेगा। ओके, सी आपको दिया गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है आपको, तो लिखेंगे वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। एक्सप्लेन करेंगे कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सेम सिंस इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट हैंस इट्स वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग कि द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज शोन हियर, और कुछ इस तरीके से शोन कर देंगे। ठीक है, 4 आपको चौथा दिया गया है कि ड्यूरिंग कॉलिजन टोटल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, यानी ब्लैंक की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ब्लैंक की जगह जो खाली जगह वहाँ पे लिखेंगे टोटल मोमेंटम, और एक्सप्लेन करेंगे कि ड्यूरिंग कॉलिजन द टोटल मोमेंटम रिमेंस द सेम। द फिगर शोड 2 ऑब्जेक्ट हियर बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। किस तरीके से, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ओके, ये देखो बिफोर और आफ्टर दोनों कॉलिजन्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे बिफोर और सॉरी ये बिफोर और ये आफ्टर किस तरीके से कॉलिजन होता है, और सब इक्वेशंस भी दिखाए गए हैं। ई आपको ब्लैंक्स में दिया गया है कि द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट डिपेंड्स ऑन न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको याद है, क्या कहता है कि एवरी एक्शन क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिखता है। यानी कि जो हमारी ग्रेविटी होती है वो रॉकेट को नीचे खींचती है, और जो रॉकेट के अंदर जो एनर्जी है वो उसको ऊपर खींचती है। तो यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं, इसीलिए न्यूटन जो रॉकेट वाला है वो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है अप्लाई। ये सबसे फेमस थर्ड लॉ, बाकी दो लॉ याद नहीं रहते स्टूडेंट को, लेकिन थर्ड हमेशा याद रहता है। ये मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, ये 12 तक याद रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड है वो आप 12 तक जाते होते भूल जाओगे, ऐसा होता है, आई नो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे लिख देंगे थर्ड, एंड से एक्सप्लेन कर देंगे। देखो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इतना छोटा सा है ना, इसीलिए सबको याद रहता है 12 तक, बाकी दो लॉ जो है ना इसके भूल जाते सब, बाद में गाली पड़ती है बेचारे को न्यूटन को कि इसकी वजह से याद नहीं रहता है, पता नहीं बना के चले गया ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे कि in a rocket the burnt fuel release gases which push the rocket upward, the direction of force is given in the below। कुछ इस तरीके से कि रॉकेट पुल्स अर्थ अप और अर्थ पुल्स रॉकेट डाउन, यानी अर्थ की जो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, रॉकेट क्या चाहता है कि वो उससे ऊपर जाए, उससे एग्जैक्ट ऊपर, यानी कि ये नीचे और ये ऊपर, इसीलिए अपोजिट में आ जाते दोनों। ठीक है, यानी कि एग्जॉट गैसेस पुश रॉकेट अप, यानी कि थ्रस्ट, इंजन पुशेस एग्जॉट गैस डाउन। ओके, थर्ड लॉ पे डिपेंडेंट है। ओके, आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का एक, गिव साइंटिफिक रीजंस। क्वेश्चन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सीलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। रीजंस देने हैं, साइंटिफिक रीजंस देने वो भी। आंसर, एज वी नो दैट जी अपॉन जी इक्वल 1 माइनस एच अपॉन आर सी। ठीक है, क्या है, व्हेन जी न्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इनिशियल 9 दिया गया है आपको इसकी यूनिट, एंड एच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, द हाइट फ्रॉम विच द बॉडी बी ये एच ग्रेटर देन आर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। दिस मीन्स एच अपॉन आर ई इज ओके, सो एच अपॉन आर ई लेस देन 1, सो वी गेट जी इक्वल जी, यानी कि न्यू एसिलेशन इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल एसिलेशन। ये जी का मतलब क्या है, जी न्यू ग्रेविटेशनल एसिलेशन, और इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल एसिलेशन। ओके, hence the acceleration of free falling body is uniform on the surface of the earth and decreases with the height of the body। Second है B, even though the magnitude of action force and reaction force are equal and their direction are opposite, their effect do not get cancelled। आंसर लिखेंगे, when the point of action of two equal and opposite forces is the same then these do cancel out, but when the point of action of the two equal and opposite forces is different, though it's located on the same body but separated by some distance between a points of action of two forces, then these forces don't cancel out but rather produce a couple, example closing a tap।
थर्ड पॉइंट लिखेंगे, बट इफ़ दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज दे कैन नॉट कैंसल आउट बट rather प्रोड्यूस मोशन. एंड फॉर एग्जाम्पल में देंगे, द डाउनवर्ड्स वेट इज़ कैंसल्ड बाय द नॉर्मल फोर्स वाइल द फोर्स ऑफ द सन ऑन द अर्थ एंड इट्स रिएक्शन, द फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द सन डू नॉट कैंसल ईच अदर, वी कैन सी फॉर द फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो. सो यहाँ पे देखो दिखाया गया है, कोलिजन का बताया गया है किस तरीके से हो रहा है. ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सी. It is easier to stop a tennis ball as compared to cricket ball when both are traveling with the same velocity. आंसर क्या लिखेंगे? cricket ball is heavier than the tennis ball, hence the force required to stop a cricket ball is more as compared to tennis ball with the same velocity. As we know, force equal mass into acceleration. Here, force is directly proportional to mass. So even if the velocity is same, the mass of other ball is greater than the tennis ball, and the momentum, which is most multiplied by a velocity and hence has more momentum, and it is not easier to stop cricket ball. तो क्वेश्चन नंबर डी आता है हमारा. क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म. आंसर लिखेंगे, इन अ यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ऑल्सो इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट. द ग्राफ इज गिवन बिलो. यहाँ पे आपको ग्राफ शो किया गया है, देख लीजिए. ठीक है, लिखेंगे, नाउ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो एज द टाइम पास्ड बाय द स्पीड इज स्टिल ज़ीरो, हैंस द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन. उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्या लिखा हुआ है? टेक 5 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड गिव एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लिखेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन्स इन रेस्ट, इन मोशन विल बी रिमेन्स इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट. यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ है, अगर वो जब तक रेस्ट पे रहेगा, जब तक उस पर कोई दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगा, है ना. एग्जाम्पल क्या है? पुशिंग अ बिग रॉक, द रॉक विल बी स्टे इन प्लेस अंटिल यू पुश इट. बिल्कुल सही. एग्जाम्पल 2 है, व्हेन सेंड रॉकेट अप इन स्पेस देयर इज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट अमाउंट ऑफ अर्थ ग्रेविटी फॉर शिप टू नॉट कम क्रैशिंग डाउन. थर्ड है एग्जाम्पल 3, व्हेन वी शॉट द बुलेट इन अ स्पेस इफ वुड बी कीप इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इज आइदर रीच ग्रेविटी ऑफ अनदर प्लैनेट. बिल्कुल. एंड थर्ड है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का. एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल के साथ. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एग्जाम्पल क्या है? इफ़ अ ट्रक एंड बाइसाइकिल डिड अ शॉर्ट रेस एट द सेम स्पीड द बाइसाइकिल विल बी विन द रेस. क्यों होगा पता है? ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है कि फॉर अ लॉन्ग रेस ट्रक विल विन द रेस बिकॉज ऑफ F इक्वल M एंड एक्सीलरेशन इज मोर. ठीक है, ये जो इसको याद रखने का बेस्ट एग्जाम्पल है कि फादर इक्वल मदर. क्यों? जितना आप फादर को रिस्पेक्ट करते हो उतना ही मम्मी को रिस्पेक्ट करो, दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट दो. ठीक है, इसको याद रखने का, ये फार्मूला को याद रखने के लिए सेकेंड वाला. ठीक है. थर्ड है आपका एग्जाम्पल 3 लिखेंगे, इफ़ अ डॉग इज़ पुलिंग अ रॉक देन एक्सीलरेशन इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन फोर्स ऑफ डॉग बिकॉज मास ऑफ रॉक विल नॉट चेंज. थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल के साथ कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एग्जाम्पल 1, when we push the floor pushes back. Example 2, cars will produce friction trying to push and ground exert an opposite force to push it. Example 3 है, rocket useful to push on ground which lifts them up. Rockets also rely on friction with air so that the fuel still works. ओके, साइंटिफिक रीजन्स अब हमारे ख़त्म हो जाते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है. फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सॉल्व द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूव 18 m इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, 20 m इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड एंड 14 m इन द लास्ट 3 सेकेंड. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? आंसर वी नो. एवरेज स्पीड क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड क्या आएगा? 18 प्लस 25 20 प्लस 14 प्लस नीचे टाइम वाला आ जाएगा जितना भी है 3s 3s एंड 3s. ऊपर वाला पूरा जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल सा
पहला 18, फिर 22, फिर 14, टोटल प्लस मारो कितना आ जाएगा 15, ये आ जाएगा पूरा 15, 4 इंटू 9 प्लस करने के बाद इसको कट करो कितना आ रहा 6 आ रहा, यानी कि ये आपका ये हो गया, यानी कि द एवरेज स्पीड इज़ कितना हुआ 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है an object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 meter per square second square. Calculate the applied force if the same force is applied on an object of mass 24 kg. How much will be the acceleration? कितना होगा, चलो सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले 48 न्यूटन 48 एन न्यूटन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ इक्वल एम, वेयर एम कितना है 16 kg दिया गया है आपको, इक्वल 3 मीटर पर सेकेंड है। फिर एफ इक्वल इसको ही मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 48 न्यूटन होगा इसका आंसर, ठीक है ये हो गया। एंड उसके बाद 16 इंटू 3 48 न्यूटन वाला आ गया स्टोरी। एफ इक्वल ये बता दिया हमने, मास कितना है हमारे पास 24 kg है। फिर एफ इक्वल एम सेम लगाओ अप्लाई करो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। सो यहाँ पे जो आंसर आपको दिखाया गया है कि 48 न्यूटन होगा एंड पॉइंट में दिया गया कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके समझा, यानी कि यहाँ पे ये आंसर लिखा है, यहाँ से स्टार्ट है सॉल्यूशन कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। A bullet having a mass of 10 kg and moving with a speed of 1.5 meter per second and penetrates a thickened wooden plank of mass 9 kg. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and the both move together. Determine their velocity. गिवन क्या है, मास ऑफ द बुलेट हमें दिया गया m1 10 kg इक्वल 0.1, चेंज कर दिया हमने इसको। स्पीड ऑफ बुलेट कितना है, स्पीड बोला है बुलेट का, तो फर्स्ट हम इनिशियल देखते हैं तो v1 आ जाएगा, तो 1.5 बताया गया यहाँ पे। एंड मास ऑफ वुडन प्लैंक बोला 9 kg, जो कि इसको भी चेंज करके फिर हम कर देंगे कितना आ जाएगा 0.09 kg आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एंड बुलेट सिस्टम ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, हियर वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इक्वल इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। इफ़ वी विल बुलेट एंड थिक वुडन प्लैंक एज सिस्टम देन इनिशियली ओनली बुलेट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड प्लैंक इज इन रेस्ट। इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी आई और मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। एंड नीचे अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो भी चीज़ें दी गई हैं उन्हें पुट कर दो, ठीक है। फिर एट द एंड आपको आंसर मिलेगा 0.15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया। एंड चौथा आपको दिया गया है क्वेश्चन की अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड, 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड एंड 45 मीटर इन द लास्ट 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। सेम चीज़ है, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 सबको प्लस करो, टाइम 1 टाइम 2 एवरेज निकालने के लिए। फिर इसको प्लस करने के बाद देखो कितना आ रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लो आप लोग कितना आया 25, इसको ये करो कट आउट करो 2.25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि देयरफॉर द इसकी एवरेज स्पीड आपको 2.25 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। एट दी एंड यहाँ पे ख़त्म होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बाकी अदर सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। इवन आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट करो, आई विल डू, ठीक है बना दूँगी उस पर। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जाओ करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लो। बाय बाय एंड टेक केयर, होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। ओके हाँ, जो भी मिस्टेक हो इसके लिए सॉरी। ओके